नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शहर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मुगलिया प्रशासन। मुगल प्रशासन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मुगल काल के सभी शासकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी शासकों के बारे में ढंग से देखिएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आता है। अब यहाँ क्या महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो है मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, सरकार, जिले और ग्रामीण स्तर के जो भी शासन व्यवस्था रही है वो देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। उसके अलावा पूरे प्रशासन के अंतर्गत हम लोग मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली, मुगल कालीन राजस्व प्रणाली, मुगल कालीन संस्कृति एवं कला, मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन संगीत कला और मुगल कालीन साहित्य कला के बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक करके हर एक टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर एक टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन में हम यहाँ पर आपको पहले बता दे रहे हैं कि केंद्रीय प्रशासन और प्रांत स्तर का प्रशासन और परगने स्तर यानी सरकार वाले जिला स्तर का प्रशासन और ग्रामीण स्तर के प्रशासन के बारे में देखेंगे। काफ़ी कुछ है इसके अंदर, बुक्स वगैरह में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही देखना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और मेमोराइज करने का प्रयास करिएगा। तो ये शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो है हम लोग देखे हैं कि मुगल प्रशासन में जो केंद्रीय शासन व्यवस्था रही है, तो पहला जो बिंदु है केंद्र शासन। पहला नंबर जो भी मुगल प्रशासन था वो किस पर आधारित था? सैन्य आधारित प्रशासन था, मतलब सेना पर आधारित था। और केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है कि सारी की सारी सत्ता जो थी राजा के पास होती थी, शासक के पास होती थी, फिर भी वो अपने सभी प्रशासकीय कार्य अपने मंत्री परिषद के माध्यम से कराता था। और वो जो मंत्री परिषद हुआ करती थी वो विजारत के नाम से जानी जाती थी मुगल प्रशासन के अंतर्गत। तो विजारत क्या होती थी? तो मंत्री परिषद होती थी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विजारत से प्रश्न आता है और आगे देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुगल जो प्रशासन था उसमें जो अधिकार थे मुगल प्रशासन के अंतर्गत, उसमें दो लोगों को अधिकार दिए गए थे। दो पद ऐसे गठित किए गए थे जिनको मुख्य रूप से वो अधिकार दिए गए थे। वो दो पद जो थे वो एक सूबेदार का होता था और एक दीवान का होता था। सामान्य तौर पे जो सूबेदार होता था वो प्रांत स्तर पे कार्य करता था और जो दीवान होता था वो केंद्रीय स्तर पे कार्य करता था। तो इस प्रकार से पूरी प्रशासन व्यवस्था बटी थी। क्योंकि जो हम लोग जब चर्चा करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं किसी भी प्रशासन का, चाहे वो दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ रहे हों, चाहे मुगल प्रशासन की बात कर रहे हों, वहाँ पर हमको देखने को ये मिलता है कि दो महत्वपूर्ण, एक केंद्रीय प्रशासन होता था और एक प्रांतीय स्तर का। इसीलिए पूरा प्रशासन हमारा सूबेदार और दीवान के मध्य बटा हुआ था। अगर अब देखना ये व्यवस्था ली कहाँ से गई थी, हल्का से ये भी ध्यान देंगे हम लोग। ये व्यवस्था मिस्र के शासकों द्वारा ली गई, मतलब कि ये मिस्र से प्रेरित थी। ये शासन व्यवस्था किससे प्रेरित थी? मिस्र से प्रेरित थी। उसके बाद जो राजस्व पद्धति थी वो हिंदू व्यवस्था, मतलब हिंदुओं की जो व्यवस्था थी पुराने समय में, वहाँ से ली गई थी और अरबी सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब कि दो सिद्धांत यहाँ पर कार्य करते थे, एक था हिंदू सिद्धांत, एक था अरबी सिद्धांत, ठीक है। और जो मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था की चर्चा हम कर चुके हैं। जो मनसबदारी व्यवस्था थी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो कहाँ से ली गई थी? मध्य एशिया से प्रेरित थी, ठीक है। तो ये भी हल्का से देखना है आपको है कि ली कहाँ, कौन सी व्यवस्था कहाँ से आई है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया कि प्रशासन को चलाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय सत्ता थी, मतलब सारी सत्ता केंद्र के पास होती थी, अर्थात राजा के पास, शासक के पास होती थी। मगर जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का होना आवश्यक होता था, क्योंकि राजा सारा कार्य नहीं कर सकता था, अपने मंत्री परिषद के माध्यम से वो सारे कार्य कराता था। और उस मंत्री परिषद को मुगल प्रशासन में क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। ये जरूरी है आपको जानना। तो ये विजारत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विजारत था क्या? बहुत ही फोकस बताया जा रहा है, इसको ध्यान सुनिएगा। विजारत था क्या? तो वो थी मंत्री परिषद, ठीक है। क्या थी? मंत्री परिषद जो कि कार्य करता था। अब हर एक पद की चर्चा कर लें। जो वजीर होता था, जैसा कि मैंने बताया, तो वजीर जो होता था वो क्या कहलाता था? वो वकील कहलाता था। आगे चल के वकील कहलाया, मतलब वजीर इज इक्वल टू वकील होता था, ठीक है। अब कब कब होता था इसकी भी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जो वजीर था ये पद बाबर और हुमायूं के समय तक वजीर ही रहा, ठीक है। लेकिन अकबर के समय में वो
वकील के पद के नाम से जाना गया, ठीक है। और जो वकील का पद था वो किसके पास था? बैरम खां के पास था। हालांकि बैरम खां ने इस पद का बहुत ही दुरुपयोग किया था, यह आपको ऐसे ही जान लेना है। लेकिन बैरम खां अकबर के समय में वकील के पद पे था, जो कि वजीर कहलाता था। अकबर के समय में ही जब बैरम खां का पतन हो जाता है, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वकील का पद जो होता है वो समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात वजीर का पद क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद इस पद के जो अधिकार होते थे, ध्यान से सुनिएगा, इस पद के जो अधिकार थे, किसके? जो वकील पद यानी वजीर पद का जो अधिकार हुआ करते थे, उन अधिकारों को अलग अलग पद बना के डिवीजन कर दिया गया उन अधिकारों का। तो उन अधिकारों का डिवीजन किन किन पदों पे किया गया? तो वो था दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र उस सुदूर। कहीं कहीं बुक्स वगैरह में सद्र से ही कहा जाता है कि सद्र के ये कार्य होते थे, तो वो सद्र उस सुदूर ही है, उसको शॉर्ट में सद्र लिखते हैं हम लोग। तो दीवान होता था, मीर बख्शी होता था, मीर सामा होता था और सद्र और सुदूर होता था, ठीक है। तो ये 4 पदों में किसके पदों का अधिकारों को डिवीजन किया गया है? तो वो कौन सा पद था? तो वजीर और वकील का पद था। हालांकि अकबर के समय में 4 मंत्री पद हुआ करते थे। तो एक प्रश्न ये हो गया कि अकबर के समय में कितने मंत्री पद हुआ करते थे? तो 4 मंत्री पद थे। 4 मंत्री पद कौन थे? वकील, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि बैरम खां के पतन के बाद समाप्त कर दिया था। उसके बाद दीवान का, उसके बाद मीर बख्शी का, उसके बाद सद्र। वही सद्र और सुदूर जो पद है वही है सद्र जो कहलाता था। दीवान जो होता था उसके पास कार्य क्या होता था, उसकी कार्य की प्रकृति क्या थी ये जान ले। जो दीवान जो होता था वित्त और राजस्व व्यवस्था को देखता था, ठीक है। उसका वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, किसका? वित्त का और राजस्व का। तो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षों तक, लगभग 31 वर्ष, 31 वर्षों तक सबसे ज्यादा समय तक दीवान के पद पर कौन रहा है? तो सबसे ज्यादा समय तक दीवान के पद पर असद खान ने उसका निर्वहन किया। उसके बाद देखेंगे जो अन्य पद है, वकील का पद जो था वो तो शुरुआत में ही समाप्त कर दिया गया था, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद दीवान जो आया पद वो राजस्व के लिए था और इस पर असद खान ने काफ़ी समय तक कार्य किया। उसके बाद देखेंगे मीर बख्शी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मीर बख्शी का पद होता था वो सैन्य अधिकारी था, मतलब सेना से संबंधित कार्य करता था। अब सेना संबंधित कौन से कार्य करता था? सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, तो सेना संबंधित सारे कार्य करेगा। वो कौन कौन से कार्य होंगे? सैनिकों की भर्ती करता था, उनकी हुलिया को रखता था और रसद प्रबंधन करता था। जो भी सेना थी, जो भी युद्ध पे जाती थी, तो उसके लिए भोजन का प्रबंध कौन करता था? वो मीर बख्शी करता था। और सैनिकों के लिए हथियार की व्यवस्था और हाथियों और घोड़ों की व्यवस्था का कार्य भी मीर बख्शी करता था। अब देखेंगे यहाँ पर सरखत एक शब्द आएगा आपके पास। सरखत का संबंध मीर बख्शी से है। सरखत था क्या? यहाँ पर ध्यान देंगे, सरखत। अब यहाँ पर देखेंगे सर और खत लिखा। खत का मतलब आप लोग सीधे शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि सरखत का मतलब होता पत्र, मतलब कि एक अधिकार पत्र होता था जो कि सरखत, जो कि मीर बख्शी जारी करता था। इसके माध्यम से वह जो मीर बख्शी था वो जो था वो सैलरी, मतलब कि जो कि आय थी, जो कि सेना की जो आय थी उसका प्रबंध वो करता था, उसको मुहैया कराता था। किसको? सेना को, ठीक है। तो सरखत एक तरह का एक अधिकार पत्र था जिसके माध्यम से वह सेना को वेतन देता था। तो सेना को वेतन किस पत्र के माध्यम से दिया जाता था? तो वो था सरखत। तो सरखत का संबंध मीर बख्शी से है। मीर बख्शी सरखत नामक एक आधिकारिक पत्र था जो जारी करता था। तो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे मीर ए सामा। तो मीर ए सामा एक पद होता था जो कि घरेलू मामलों का पद हुआ करता था, मतलब कि घरेलू मामले देखता था, मतलब महल के अंदर के सारे कार्य देता था। महल के अंदर की सभी जरूरी वस्तुओं को मुहैया कराने का कार्य मीर ए सामा कहलाता था। जो मीर ए सामा पद था, जिसका अधिकारी था, वो घरेलू मामलों के कार्य को देखता था। महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि सद्र उस सुदूर, यानी सद्र का जो पद होता था वो क्या करता था? वो धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। तो बहुत शॉर्ट में हर चीज़ याद करने का प्रयास करेंगे। तो घरेलू मामलों का अधिकारी मीर ए सामा कहलाता था और धार्मिक मामलों का अधिकारी सद्र कहलाता था, या सद्र
उस सुदूर कहलाता था। सद्र एक कुल के नाम से भी कहीं कहीं इसका जिक्र किया गया है। इसके द्वारा जो सद्र सुदूर होता था, यानी जो सद्र होता था वो जीविकोपार्जन के लिए जो नकदी देता था, किसी व्यक्ति को जो नकदी देता था जीविकोपार्जन के लिए, वो क्या कहलाती थी? वो वजीफ़ा कहलाती थी। ठीक है, वजीफ़ा शब्द उर्दू का शब्द है यहाँ पर। ठीक है, और जो कर मुक्त भूमि थी, कर मुक्त मतलब जो जिस भूमि पर जिस मतलब जहाँ पर कृषि की जाती हो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता, ऐसी भूमि जिस पर कोई टैक्स ना लिया जाता हो, वो क्या कहलाती थी? तो सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया प्रश्न है और जो प्रश्न का जो उत्तर है वो है मदद ए माश। तो मदद ए माश होता क्या था, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो दोनों तरफ से याद करेंगे। मदद ए माश जो होती थी वो कर मुक्त भूमि हुआ करती थी मुग़ल प्रशासन के समय में, जिसे सयूर गाल भी कहा जाता। तो दोनों टर्मोलॉजी याद कर लीजिएगा, सयूर गाल और मदद ए माश, दोनों का अर्थ जो है कर मुक्त भूमि ही है। उसके बाद देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण थोड़ा साइड है, इसको हल्का सा इम्पोर्टेंट आप लोग करेंगे कि अकबर ने अपने शासन काल में दरिद्र यानी अनाथों के लिए, जो गरीब हुआ करते थे, जिनके पास पैसा बहुत ही कम हुआ करता था, जिनके पास भोजन तक का पैसा नहीं होता था, उनके लिए कुछ दरिद्रालय बनाए थे। उनके लिए एक अलग तरह का घर बनाया गया था जहाँ पर उनको रखा जाता था, उनको भोजन मुहैया कराया जाता था। तो वो कहलाते क्या थे और क्या कौन सा शब्द किस धर्म के व्यक्तियों के लिए उल्लेख करता है? ठीक है, तो देखेंगे जो धर्मपुरा होता था, धर्मपुरा एक दरिद्रालय था, एक घर हुआ करता था, जैसे जोगीपुरा है और खैरपुरा है। ठीक है, तो धर्मपुरा जो हिंदुओं के लिए एक दरिद्रालय बनाया गया, जोगीपुरा जोगियों के लिए एक दरिद्रालय बनाया गया, खैरपुर मुसलमानों और अन्य प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये एक तरह का आलय बनाया गया, दरिद्रालय बनाया गया था। जिसका उत्तरदायित्व था, जिसको देखना था, वो कौन देखता था? तो वो था अबुल फजल। तो अबुल फजल दरिद्रालयों को देखता था, जिसे खैरपुरा कहा जाता था, जोगीपुरा कहा जाता था और धर्मपुरा कहा जाता था। तो धर्मपुरा, जोगीपुरा और खैरपुरा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के समय में इसका निर्माण हुआ था, अर्थात अकबर ने करवाया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि अकबर के समय में ही वेश्याओं के लिए एक नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम था शैतानपुर नगर। तो शैतानपुर नगर नाम से जान जाएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि शैतानपुर नगर किस चीज़ के लिए उल्लेख किया गया है इसका, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अब ये तो सभी चीज़ें हो गई। जब प्रशासन की हम बात करते हैं, जो पहला स्तर होता है वो केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्रीय शासन की जिक्र हो गया। अब आते हैं प्रांतीय शासन में। तो प्रांतीय शासन में सूबेदार हुआ करते थे, जो मुखिया होता था, जो कार्य, जैसे कि यहाँ पर हम लोग दीवान को देखा, वजीर को देखा केंद्रीय शासन में, उसी प्रकार से प्रांत शासन को चलाने के लिए जो मुख्य अधिकारी होता था वो सूबेदार कहलाता था। यहाँ पर सूबे डिवाइड थे, कितने सूबे होने हैं? तो सूबों पर प्रश्न आया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अकबर के समय में शुरुआती दौर में, अंतिम समय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, 1580 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में 12 सूबों में डिवीज़न किया गया था अकबर के द्वारा। 12 सूबे थे, उसके जो भी साम्राज्य था उसमें कुल 12 सूबे होते थे। बाद में कुछ सूबे उसने जीते, जिसमें बरार, खानदेश और अहमदनगर था। ये दक्षिण का क्षेत्र था, दक्षिण का राज्य था, जिसे जीत लिया था अकबर ने अपने जीवन के अंतिम समय में, बरार, खानदेश और अहमदनगर को। तो इस प्रकार से 3 सूबे और बना दिए गए। तो कुल सूबों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल सूबों की संख्या हो गई 12, 3, 15। ठीक है, और इस मात्र 12 सूबों का उल्लेख किया गया है आईन अकबरी में। ध्यान देंगे, आईन अकबरी में मात्र 12 सूबे का उल्लेख किया गया है, ना कि 15 सूबे का। तो इस तरह से भी ध्यान देना है आपको। शाहजहाँ के समय में कुछ सूबे और बढ़ गए, 3 सूबे और बढ़े, 18 सूबे हो गए, और औरंगजेब के समय में 20 सूबे और हो गए। सूबों के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। ठीक है, और वो सूबे कौन कौन से थे उसके नाम का भी उल्लेख करेंगे। फिर देखते हैं प्रांत के बाद सरकार यानी जिलों का शासन की बात करें, और निचले स्तर पर चले आए। हम देख रहे हैं किस तरह से डिवीज़न हो रहा है, क्या हायरार्की है।
ठीक है। उसके बाद देखना है हमको यहाँ पर जो उसका मुखिया होता था, मतलब जिलों का जो मुखिया होता था वो फौजदार कहलाता था, ठीक है। तो अन्य पद हुआ करते थे, कुछ और पद भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर फौजदार के अलावा, वो थे अमल गुजार। अमल गुजार जो वित्त अधिकारी हुआ करता था। विदक्ची कौन था? विदक्ची जो होता था लिपिक, जो कि वित्त अधिकारी का निचला पद था, जो कि वित्त अधिकारी की सहायता करता था, यानी अमल गुजार की सहायता करता था, उसको दस्तावेज मुहैया कराता था, ठीक है। तो विदक्ची कहलाता था। कोतवाल जो होता था वो न्यायिक कार्य करता था, मतलब न्यायिक अधिकारी होता था। और खजानदार जो कि खजांची होता था, जो कि सरकारी खजाने की सुरक्षा करता था। उसके बाद परगने में चले आते हैं, तो परगने के अंदर सिकदार जो होता था वो परगने का मुख्य अधिकारी होता था, यानी परगने का अधिकारी सिकदार होता था। मुगल प्रशासन की बात करें, मुगल प्रशासन को दिमाग में रखेंगे। फिर एक पद होता था आमिल पद। तो आमिल कौन था? वित्त अधिकारी होता था परगने में, ठीक है। जिस प्रकार से अमल गुजार और आमिल देखते हैं, आपको पढ़ने में एक जैसा लग रहा होगा कुछ। तो अमल गुजार वित्त अधिकारी कहाँ पर है? सरकार यानी जो जिला कहलाता था वहाँ पर, और परगना या परगने में आमिल कहलाता था वित्त अधिकारी। फिर देखते हैं ग्राम प्रशासन की हम लोग बात कर लेते हैं। ग्राम प्रशासन में मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो वो ग्राम प्रधान कहलाता था। और उसी ग्राम प्रधान को क्या कहते थे? खुद भी कहा जाता था, मुकद्दम भी कहा जाता था, और चौधरी भी कहा जाता था। चौधरी, मुकद्दम और खुद ग्राम प्रधान होता था, मतलब ग्राम प्रधान को इन नामों से भी जाना जाता था। महत्वपूर्ण चीज़ है, लास्ट बिंदु है कि परगना, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, और सरकार की जो चर्चा कर चुके हैं, परगना और सरकार के बीच में एक और इकाई होती थी जिसे चकला कहा जाता था। तो चकला किसके बीच की इकाई थी? तो वो थी परगना और सरकार, यानी सरकार अर्थात जिले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जिला और परगना के बीच में, परगना देखेंगे सेकंड लास्ट जो इकाई है वो परगना ही है। उसके बाद सबसे निचला स्तर जो है वो है ग्राम, ठीक है। तो ग्राम के ऊपर परगना और परगना के ऊपर जिला यानी सरकार, तो उसके बीच की इकाई चकला कहलाती थी। तो इस प्रकार से आपने देखा ये पूरा का पूरा क्या है, जो भी साम्राज्य था उसमें किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का डिवीज़न कर रखा था, शासन व्यवस्था के संदर्भ में किस तरह से उसने किया। तो हमने देखा यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, फिर हम लोगों ने जिले में डिवाइड किया, जिले के बाद परगने में, परगने के बाद ग्राम स्तर पे ले जाके उसको डिवीज़न किया गया है। तो ये क्रम भी, हायरार्की भी हल्का ध्यान रखिएगा, और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पद रहे इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।